हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 56 और इसमें हम बात करेंगे नीति आयोग की। देखो, पहले हमने बनाया था प्लानिंग कमीशन योजना आयोग कि हमारे देश में आर्थिक विकास कैसे होगा, उसका रणनीति क्या होगा, उसको बेसिकली मैं डिज़ाइन करता था, ड्राफ्ट करता था उन योजनाओं के लिए। तो योजना आयोग की स्थापना हमने 1950 में की थी कि देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक गति क्या होगी उसको निर्धारण करने के लिए, है ना। तो आर्थिक विकास के लिए हमने कुछ संस्थाएं बना ली, उनके कुछ उद्देश्य कार्य, कुछ संरचना, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। लेकिन अब योजना आयोग जो है वह बीते दिन की बात हो गई, एक इतिहास हो गया, क्योंकि अब हम योजना आयोग की जगह ही इस नीति आयोग को लेकर आ गए, जो कि सरकार के लिए क्या कर रही है, एक पॉलिसी थिंक टैंक का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? पॉलिसी थिंक टैंक। ये है आपका नीति आयोग। तो आखिर नीति आयोग का मेन एजेंडा क्या है? योजना आयोग तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, अब नीति आयोग 7 वर्ष का एजेंडा बनाता है, 15 वर्ष का एजेंडा बनाता है। ठीक है, सो यही आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है फॉर क्लास पीडीएफ, फॉर क्लास इंफॉर्मेशन एंड लिंक। तो ये चैप्टर हमें इसमें पढ़ना है कुछ इन मुख्य बातों को कि आखिर हमने नीति आयोग की स्थापना कैसे की, क्यों की, इसके आधार क्या है। इन दोनों चीज़ों को हम साथ में ही पढ़ लेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि यूपीएससी ने मेंस का जो क्वेश्चन है वह पूछा है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि यूपीएससी किस तरीके से जो क्वेश्चन है वह पूछता है। फिर हम संरचना, उद्देश्य, कार्य और मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात करेंगे। तो नीति आयोग के पिलर, उसका कंपोजिशन, संरचना, जैसे कि पीवाईक्यू की बात करेंगे, केटल इनोवेशन मिशन की अगर हम बात करें, किसने शुरू किया, कुछ मैं आकांक्षी जिलों के बारे में चर्चा करूंगी, नीति आयोग के कुछ पहलों की बात करूंगी। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि 250 वर्ड में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था और ये 2018 का प्रश्न है। प्रश्न था कि भारत में नीति आयोग के द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत इसके पूर्व योजना आयोग के द्वारा अनुसरण सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है। मतलब आपको इसमें यह बताना है कि योजना आयोग और नीति आयोग, इन दोनों में जो डिफरेंस है आखिर वह किस बात का है, इनके सिद्धांतों में डिफरेंस किस बात का है। एक क्वेश्चन वैसे तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है, ऑप्शनल वाला है ना, ऑप्शनल में पूछा गया था। अब लेकिन आपको पता है कि अगर आपने PSIR लिया है ऑप्शनल में, तो उसमें आपको राजनीति विज्ञान हो, आपको तुलनात्मक अध्ययन हो, अंतर्राष्ट्रीय संविधानों का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, सभी कुछ पढ़ना पड़ता है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नीति आयोग एक साझा दृष्टिकोण के साथ पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में भारत में योजना के पुनर्गठन की परिकल्पना करता है। आपको बताना है कि किस तरीके से पॉलिसी थिंक टैंक विथ शेयर्ड विजन का काम कर रहा है। तो बेसिकली इसमें आपको जो सहकारी संघवाद वाला भाव है वो बताना है ना। तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, अगर हम थोड़ा सा चीजों को देखें तो हमें टॉपिक को समझने में ज़्यादा क्लैरिटी होती है। अब देखो, नीति आयोग, हर एक संस्था के कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिस पर वह बेस्ड होती है बेसिकली। तो अगर हम देखें कि नीति आयोग का मुख्य बेस क्या है, नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है ना, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, यहाँ से क्वेश्चन, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की बात हम करेंगे। तो ये आपका आज का जो चैप्टर है वह होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जो नीति आयोग है वह है क्या। ठीक है, नीति आयोग आखिर है क्या, और उसके बाद से हम आगे की जो चीजें हैं, कहानी है, वह समझेंगे। ठीक है, नीति आयोग आखिर है क्या। देखो, बेसिकली है 3 संस्थाएं, पहले इसको समझ लो, फिर हम नीति आयोग पर भी आ जाएंगे। सबसे पहले बना था प्लानिंग कमीशन, कि हमने ये तो अपना लिया कि चलो, हमने सोवियत संघ की जो पंचवर्षीय या नियोजन के लिए उसने जो पंचवर्षीय योजनाएं का जो फॉर्मेट बनाया, हमने उस फॉर्मेट को तो अपना लिया, लेकिन वो कार्य करेगा कौन, इसके लिए हमने एक संस्था बनाई। हमने उसको नाम दिया प्लानिंग कमीशन, हमने उसको नाम दिया योजना आयोग। ठीक है, अब देखो, योजना आयोग कोई एक संस्था जरूरी नहीं है कि उसके पास सारी शक्तियां हो, वह किसी के साथ मिलकर काम करता है या उसके क्रियान्वयन के लिए कोई और एजेंसी भी होती है। तो यहां पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, और एक और
जो आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग, ठीक है, मेन टॉपिक है, पढ़ना तो ये सब है हमें। अब देखो, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये इसकी स्थापना की थी हमने मार्च 1950 में, मार्च 1950 में। और अगर हम इसके मेन कार्य की बात करें, है ना, क्यों की थी? तो भारत का आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास कैसे हो, इसका प्रारूप, इसका ड्राफ्ट और जो नीतियां हैं वह बनाना, है ना। तो भारत सरकार के लिए क्या कर रहा था? ये नीति निर्माण का कार्य कर रहा था, नीति निर्माण करना, ठीक है। लेकिन अब इन नीतियों को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक और संस्था काम कर रही थी, राष्ट्रीय विकास परिषद। 1952 में इसको स्थापित किया, 1952 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मेन कार्य ये था कि योजना आयोग ने जो नीतियां बनाई हैं, योजना आयोग द्वारा जो नीतियां हैं, इसमें राज्यों का सहयोग लेना, राज्यों का सहयोग लेना, राज्यों के साथ परामर्श करना। तो योजना आयोग राज्यों के साथ नहीं जुड़ रहा है, योजना आयोग राज्यों के साथ नहीं जुड़ रहा है, वो सारा काम ये सब नहीं, ये नहीं कर रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद जो ये काम है वह कर रही है ना। तो 1952 को इसकी स्थापना होती है। मेन इसका काम था कि राज्यों के साथ सहयोग करना या योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना। जो योजना आयोग बना रहा है उनका क्रियान्वयन सहयोग, और क्रियान्वयन कौन सुनिश्चित करेगा? तो वह नीति आयोग, माफ कीजिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वह सुनिश्चित करेगा। अब देखो, नीति आयोग की हमने स्थापना की। जब हमने नीति आयोग को स्थापित किया तो हमने इन दोनों को खत्म कर दिया। तो नीति आयोग, देखो, ये संस्था और ये संस्था रिप्लेस बाय नीति आयोग, प्रतिस्थापित कर दिया। इनकी जगह हमने इसको रख दिया। अब नीति आयोग है, योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं है, ठीक है। अब ये काम हुआ कब? तो नीति आयोग को अब कैसे स्थापित किया वो सब मैं आपको बताती हूँ। 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया। इसका कार्य क्या है? तो मेन वही कि सरकार के लिए नीतियों को बनाना एक पॉलिसी थिंक टैंक का कार्य है। पॉलिसी थिंक टैंक, सोचना, है ना, पॉलिसी जो योजनाएं हैं उसको बनाना, वो सारे कार्य करना। पॉलिसी थिंक टैंक एक सलाहकारी संस्था है। इसमें मेन जोर इस बात पर दिया गया कि हम राज्यों के साथ जो सहयोग करके ही जो नीतियां हैं वह बनाएं। तो पहले योजना आयोग खुद नीति बना ले रहा था, क्रियान्वयन में राज्यों के सहयोग के लिए एक और परिषद थी जो कि क्रियान्वयन और सारा जो सहयोग है वह राज्यों से लेती थी। पर जो पॉलिसी बनाई जा रही थी वह दिल्ली के एक बंद कमरे में बनाई जा रही थी, मंत्रालयों में बन रही थी। और ये नीतियां जब बन रही थी तो ग्राउंड लेवल पर क्या चाहिए वो नहीं पता था, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया कि जब देखा कि भाई अब अगर देश जो ये योजना आयोग है अगर 60 वर्ष से ज्यादा हो गए, 67 वर्ष अगर इस योजना आयोग के हो गए, देश कितना बदल चुका है। देश की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना, हर तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वह अब बदल रही हैं। और अगर उन बदलती हुई व्यवस्थाओं के साथ सरकार चाहती है कि वह सुशासन जैसी व्यवस्थाओं की तरफ बढ़े, तब उसे अब थोड़े से अपडेटेड जो संस्थान है उसकी जरूरत है। सो योजना आयोग को कह दिया टाटा बाय बाय, और योजना आयोग को आउटडेटेड करार दिया। कहा कि अब ये राज्यों के साथ सहयोग नहीं करता था और हमें ऐसी संस्थाएं चाहिए जो कि राज्यों के साथ सहयोग करे। और इसलिए हमने नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है वह किया। हम आवश्यकताओं, उद्देश्यों, कार्यों की जब बात करेंगे तो हमें इन दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा। तो पहले हम मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, जो यूपीएससी ने पूछा था। उसके बाद में आगे की जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी। तो मेंस का क्वेश्चन हम पहले इसलिए करेंगे
समटाइम्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टेस्ट करने के लिए आए, देखे कौन कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं टीचर्स, है ना। हो सकता है अगर वो टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं 10-5 मिनट के लिए भी क्लास देख रहे हैं तो इवन स्टार्टिंग में उनको जो क्वेश्चन है वह मिल जाएगा कि चलो ठीक है ना, कुछ उनका भला हो जाएगा 10-5 मिनट में। तो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, ठीक है, इन तीनों की बात हम करेंगे, ज्यादा विस्तार से नीति आयोग को पढ़ेंगे। सो अब देखो कि बेसिकली, अच्छा एक बात जानो, नीति आयोग को शुरू करने के पहले भी एक और पॉइंट आपका रह गया है कि अब तक हम पढ़ रहे थे संवैधानिक निकाय, है ना। एक बात और समझ लो कि अब तक हम संवैधानिक निकायों की बात कर रहे थे। लास्ट जब मैंने शुरू किया था निर्वाचन आयोग के पहले, तब भी मैंने बताया था एक बार। तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनके लिए संविधान में एक डेडिकेटेड आर्टिकल है। संविधान में वर्णन है, संविधान में वर्णन है ना, और एक डेडिकेटेड आर्टिकल है। मतलब ये संस्था अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, अपनी शक्तियां किससे प्राप्त कर रहे हैं? संविधान से। अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त कर रहे हैं, ये ऐसी संस्थाएं हैं। अब जो आपका ये 56 से शुरू हुआ है, ये है आपका गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब देखो आगे संविधान के आगे गैर संवैधानिक लगा हुआ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इनका वर्णन जो है वह संविधान में तो नहीं है। गैर संवैधानिक संस्थाओं की अगर हम बात करेंगे तो इनका वर्णन संविधान में नहीं है। ठीक है, मतलब इनके लिए कोई डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं है। अब बात आती है कि इस तरह की संस्थाएं अपनी शक्तियां कैसे प्राप्त करती है, इनको कहां से शक्ति मिलेगी, ये कैसे डिसाइडेड होगा। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं, देखो ये इनका एक और स्टेटस होता है, गैर संवैधानिक या वैधानिक कह देते हैं हम इन्हें, वैधानिक संस्थाएं। एंड व्हाट इज वैधानिक? स्टैट्यूटरी, बताया हुआ है मैंने, इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं रिपीट कर रही हूं। वैधानिक का मतलब क्या है? वैधानिक वो निकाय होते हैं जो संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर स्थापित किए जाते हैं। और ऐसे संस्थानों को जो शक्तियां हैं वह कैसे प्राप्त होती हैं? वह संसद के अधिनियम के द्वारा प्राप्त होती हैं। इनका स्टेटस क्या है? वैधानिक है, गैर संवैधानिक कहते हैं। सो संवैधानिक, गैर संवैधानिक, है ना, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। क्लियर? संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। सो ये इनका वर्णन संविधान में नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो शक्तियां कहां से प्राप्त करेंगे? अधिनियम से। अब लेकिन जब हम नीति आयोग की बात करेंगे, है ना, तो अब नीति आयोग इसी में आपको पढ़ना है। इसमें आर्टिकल आपके चैप्टर नंबर 56 से लेके 71 तक हम जाएंगे, है ना। कोशिश करूंगी कि आपको जो ये चैप्टर्स हैं वो जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएं, है ना। अभी साथ में एक और वीडियो आया हुआ है जो आप सभी को देख लेना है, साल भर का करंट अफेयर है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो देखो नीति आयोग आया, कब आया? 1 जनवरी 2015 को आया।
1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग की जगह आती है एक नई संस्था जिसे कि हमने नीति आयोग कहा, जिसे कि हमने क्या कहा, नीति आयोग कहा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हमने इसको कहा। ठीक है, तो अब देखो कि इसमें प्रतिस्थापित किया गया और इसकी जो मेन भावना थी वह थी सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जब हम राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं, कोऑपरेशन करना, कोऑपरेट करना, है ना। तो फेडरलिज्म तो हमने अपनाया है, लेकिन हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहते हैं जिसमें कि नीति आयोग क्या कर रहा है कि राज्यों के साथ साथ, अब ऐसी कोई संस्था नहीं है जैसे कि पहले राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी, वो राज्यों के साथ सहयोग समन्वय कर रही थी और उसके बाद नीतियों का मतलब नीतियों के धन आवंटन और बाकी सबके लिए काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब जो ये नीति आयोग है ना, ये डायरेक्ट रूप से राज्यों से जो नीतियां हैं वह मंगाता है, राज्यों से योजनाएं क्या लागू होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस परामर्श करता है। इवन ग्रामीण स्तर पर, पंचायती स्तर पर, नगर पालिकाओं के स्तर पर अगर हम देखें, वहां से योजनाओं का जो फ्लो है वह केंद्र की तरफ आता है। तो अब एक फ्लो योजना आयोग दिखाता था, वो आदेश देता था कि हम ये योजना बना रहे हैं, आप इसको इंप्लीमेंट करो, और धन आवंटन राज्यों के परामर्श के बाद फिर डेफिनेटली कर देता था। लेकिन केवल धन आवंटन में राज्यों के साथ बात करता था, योजनाओं के बारे में कोई बात वो नहीं किया करता था। लेकिन अब नीति आयोग ने क्या किया, उल्टा हो गया। और ये उल्टा क्या हुआ कि अब जो फ्लो हो गया ना, वो बॉटम अप अप्रोच की तरफ हो गया, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह हो गया। मतलब राज्य और बाकी जो केंद्र है, बाकी जो स्थानीय स्तर पर हम सरकारों की बात करें, वो योजनाएं बनाकर ऊपर भेजते हैं। तो अब एक ग्राउंड लेवल की जो जमीनी हकीकत वहां पर जो है, उसके हिसाब से जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वह हो पाता था। अब देखो, जैसे कि मान लो योजना आयोग ने कोई नीति बनाई कि ये जो नीति है हम उस जगह पर शिक्षा के लिए बना रहे हैं, लेकिन योजना आयोग ये नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वहां से कॉपरेट नहीं कर रहा ना, तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि वहां पे प्रॉब्लम अभी शिक्षा नहीं बल्कि भोजन, पानी और साफ सफाई की है। तो वो व्यवस्था प्रायोरिटी में। देखो, इंसान सबसे पहले क्या करता है, हम अपने जीने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास बहुत लिमिटेड आय है, तो सब उसमें शिक्षा करोगे या सबसे पहले अपने लिए रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था करोगे। तो जो बेसिक नीड्स हैं जब वो पूरी होगी, उसके बाद कहते हैं दर्शन वही होता है। दार्शनिक गरीब व्यक्ति कभी नहीं हो सकता कि वो आपसे दर्शन की बात है, उसको रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है। तो अगर व्यवस्था आपको रोटी की करनी है, अगर व्यवस्था आपको वहां पे साफ सफाई स्वच्छता की करनी है, बीमारियां इतनी ज्यादा शिक्षा से, तो मतलब पहले शिक्षा नहीं, पहले आप बुनियादी व्यवस्थाएं करो, बाकी व्यवस्थाएं करो और शिक्षा के लिए तो जो ज्यादा जरूरी है। अगर लोग मर रहे हैं बीमारी से, आप वहां कह रहे थे कि हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे, ठीक है, तो पहले आपको डेफिनेटली लोगों को जागरूक करने के लिए उन सबके लिए शिक्षा चाहिए। वह शिक्षित होंगे, कम बीमार होंगे, जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, पता है कि दूषित भोजन नहीं करना है या फिर किस तरीके का भोजन हमें करना है। लेकिन फिर भी जो बुनियादी सेवाएं, जो सुविधाएं हैं वो पहले चाहिए। अब योजना आयोग बिना पूछे नीतियां बना रहा है, जरूरत इस बात की थी, बना दूसरे के लिए दिया। अब जब धन का आवंटन करना है तब वो उसमें परामर्श राज्यों के साथ कर ले रहा है और उसमें भी नीतियों पर बात नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, तो नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अपना रहा है। मतलब अब राज्यों के साथ विचार विमर्श करके, राज्यों से पूछकर, है ना, राज्य जब उनको बताएंगे, बाकी स्थानीय स्तर पर से जब योजनाएं मंगाई जाएंगी कि यहाँ पर इस तरह की योजना, इस तरह की चीजें चाहिए, उस हिसाब से चीजें आगे गो हेड होगी। सो इसलिए अब योजना आयोग मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि अगर योजना आयोग को आउटडेटेड कर दिया, अगर योजना आयोग को आउटडेटेड कर दिया, इसके पीछे मेन रीजन यही था। क्या रीजन था? आउटडेटेड का मेन रीजन यही था कि इसकी जो नीतियां हैं, है ना, वो कैसी थी कि ये खुद में बना ले रहा था। ठीक है, सो अब देखो कि सहकारी संघवाद की भावना और अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की दृष्टि के लिए और नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण। अब ये जो नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण है, बॉटम अप अप्रोच की अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम नहीं, अब बॉटम अप अप्रोच में भी लिखवाऊंगी ये सारी बातें आपको, लेकिन एक बार समझ लो। तो इसका मेन उद्देश्य इसी बात को लेकर है कि आखिर हम किस तरीके से जमीनी स्तर पर जो हकीकत है हमें पता चले, उस हिसाब से जो हम योजनाएं हैं वह बनाएं, और तब जब वो लागू होंगी तब जाके देश का विकास ज्यादा होगा। तो राज्यों की भागीदारी करना इसका मेन मोटिव था, राज्यों की भागीदारी करना इसका मेन मोटिव था। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं जो कि यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है कि नीति आयोग के द्वारा क्या सिद्धांत अपनाए जा रहे थे, अनुसरण किए जा रहे थे, योजना आयोग क्या सिद्धांतों का अनुसरण कर रहा था, आप लिख पाओगे इस बात को?
लिख पाओगे, है ना। अब ये जो है कि साझा दृष्टिकोण के साथ पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है, शेयर्ड विजन, ये शेयर्ड विजन किसका है, राज्यों का ही तो एक शेयर्ड विजन है। ऐसा नहीं कि अब देखो योजना आयोग आदेशात्मक था कि हम आदेश दे रहे हैं ये योजना लगा दो, नीति आयोग पूछ रहा है, नीति आयोग परामर्श कर रहा है ना। ये इनके दृष्टिकोण का सबसे बड़ा अंतर है और उसी दृष्टिकोण को इनके ध्यान में रखते हुए हमें इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, ठीक है। चलो तो अब देखो आप नीति आयोग की वेबसाइट को थोड़ा पढ़ेंगे। नए भारत की भावना को बदले हुए डायनेमिक को प्रतिबिंबित करने के लिए शासन और नीति की संस्थाओं को नई चुनौतियों के अनुरूप बनाना होगा। उन्हें हर हाल में भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों, हमारी सभ्यता, इतिहास को से अर्जित करना और आज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ पर निर्मित करना होगा। भारत और इसके नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शासन में संस्थागत सुधार और डायनेमिक नीति परियोजना परिवर्तनों की आवश्यकता है, जो अभूतपूर्व परिवर्तन के बीज बो सके और फिर से उसे बना सके, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ शब्दों पे हम ध्यान रखते हैं कि नया भारत है, नई संस्थाओं की जरूरत है। डायनेमिक्स की अगर हम बात करें कि अब देखो पहले हम सोचते थे कि जैसे कि अब बहुत ज्यादा चीजें डायनेमिक हो गई हैं कि हम उसको हर एक एंगल से हम सोच सके, है ना, कि योजनाओं का मतलब अब केवल ये नहीं है कि केंद्र थोप दे, अरे भाई राज्यों से भी पूछ लो, है ना, स्थानीय स्तर पर भी पता कर लो किस तरह की। तो एक जो डायनामिक जो एक अप्रोच हमने इसमें अपनाई, शासन और नीति की संस्थाओं को नए चैलेंजेस, अब चूंकि नई चुनौतियों के अनुरूप हमें जो है वह संस्थाएं बनाना है, तब डेफिनेटली हमें उसमें सुधार। और जब कभी ऐसा लगता है कि यार सुधार करने से अच्छा है कि चलो ठीक है चीज़ों का अपडेटेड वर्जन से अच्छा है कि एक न्यू वर्जन ही अपना लिया जाए, हमने संस्था को बना लिया, ठीक है। तो ये है नीति आयोग। अब देखो अब आगे ये हमने देख लिया योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और अब हम चलते हैं कुछ बातें, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। योजना आयोग और नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। तो स्थापना कब हुई, सबसे पहले हम यहाँ पर ही ले लें इसी बात को कि अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और कोई नया संस्थान नहीं था किसी को प्रतिस्थापित करते हुए, सो योजना आयोग की जगह ली इसने, योजना आयोग की जगह, है ना, या फिर योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए, योजना आयोग की जगह ली, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए आया। अब आता है कि इसका जो नेचर है आखिर वह क्या है ना। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें, नीति आयोग की प्रकृति की अगर हम बात करें, क्या संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, क्या है, तो याद रखना कि जैसे जो प्रकृति योजना आयोग की वही नीति आयोग की है। तो ना तो संवैधानिक है, ना ही गैर संवैधानिक है, ना ही विधिक है। अच्छा, ना तो संवैधानिक, ना ही वैधानिक, ना ही संवैधानिक, ना ही वैधानिक,
ना संविधान से शक्तियां प्राप्त हैं, ना संसद के किसी एक्ट से शक्तियां प्राप्त हैं, तो अब क्या होगा? अब हम इसको कहेंगे कि ये अपनी प्रकृति में क्या है? गैर संवैधानिक है, या संविधानेतर कह देते हैं, गैर संवैधानिक है। वास्तव में ये अस्तित्व में गैर संवैधानिक है। ठीक है, ये अस्तित्व में कैसे आया? 1 जनवरी 2015 को। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है उसके एक आदेश, ये भारत सरकार के एक आदेश के द्वारा अस्तित्व में आया। तो स्थापना कैसे होती है? चूंकि भारत सरकार के आदेश के द्वारा, और ऐसी स्थापना योजना आयोग की हुई थी। भारत सरकार के आदेश से, भारत सरकार के आदेश से इसकी स्थापना होती है, और इसलिए ना संवैधानिक ना वैधानिक है। तो ये एक गैर संवैधानिक है, और गैर संवैधानिक तो योजना आयोग भी था। तो प्रकृति में बदलाव नहीं हुआ है। तो इसका मेन कार्य जो है वह आखिर क्या होगा? मेन कार्य ये करेगा, एक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में ये कार्य कर रहा है। पॉलिसी थिंक टैंक क्या नीतियां बनाए सरकार, के नीतियों पे चले, के नीतियों से सामाजिक आर्थिक विकास करे। तो सरकार का नीति निर्माण करना, सरकार के लिए नीति निर्माण करना है ना, नीतियों का प्रारूप बनाना, रूपरेखा बनाना, रणनीतिक व दीर्घकालिक नीति कार्यक्रम, रणनीतिक व दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म में कैसे हमें डेवलपमेंट करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रणनीतिक व दीर्घकालिक नीति व कार्यक्रम का प्रारूप व कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, और अब हम आते हैं योजना आयोग और नीति आयोग के एक बहुत बड़े डिफरेंस पर। लेकिन इसके पहले ये पॉइंट्स भी लिख लो कि आखिर ये इसका दृष्टिकोण क्या है, फिर मैं समझाती हूँ। नीति आयोग का दृष्टिकोण क्या है? तो इसका दृष्टिकोण है कि ये सहकारी संघवाद, उद्देश्य की बात करें सीधा सहकारी संघवाद पे आ जाओ। सहकारी संघवाद क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी, है ना। सहकारी संघवाद, और दूसरी बात है कि आधार से शीर्ष की ओर, आधार से शीर्ष की ओर योजनाओं का एक फ्लो रहता है। मतलब आधार से शीर्ष, ये आधार हो गया, मतलब जैसे कि मान लीजिए राज्य हो गए, और शीर्ष की बात यहाँ पर केंद्र के संदर्भ में की गई है। तो आधार से शीर्ष दृष्टिकोण जो है वह नीति के लिए ये अपनाता है। तो ये यहाँ पर नीति आयोग की कुछ इंपॉर्टेंट हमने बातों की चर्चा की कि नीति आयोग, और इसका अगर हम फुल नेम देखें सो ये क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसके बाद हमने जाना कि बेसिकली इसका भारत सरकार के आदेश से स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह नेचर की बात करेंगे तो नेचर गैर संवैधानिक है, क्योंकि ना संविधान ना वैधानिक। फिर है क्या ये? तो पॉलिसी थिंक टैंक के नीति निर्माण करेगा, रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति कार्यक्रम। और दृष्टिकोण दो इसके इंपॉर्टेंट है, एक तो सहकारी संघवाद के आधार पर, और आधार से शीर्ष की ओर जो काम है वह ये कर रहा है। अब देखो, अब आ गया कि योजना आयोग आउटडेटेड आखिर हुआ तो हुआ क्यों, है ना। योजना आयोग आउटडेटेड क्यों हुआ? योजना आयोग आखिर आउटडेटेड क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन देखो। ये मान लीजिए योजना आयोग, तो योजना आयोग का अप्रोच या दृष्टिकोण क्या था कि ये नीतियां कैसे बनाता था। इसका जो अप्रोच था ना वो आदेशात्मक था। दृष्टिकोण, नीतियों को बनाने का तरीका दृष्टिकोण किस आधार पर यह काम करता था? तो ये बताता था कि जैसे कि केंद्र के द्वारा जो नीतियां हैं वह सब डिसाइड कर दी गई, और अब फिर राज्यों को क्या किया? बता दिया गया। जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, तो इनको एक तरह से आदेश दिया जा रहा है। आदेशात्मक था, आदेशात्मक तरीका था, क्योंकि नीतियां कौन बना रहा है? केंद्र बना रहा है ना। तो यहां पर फ्लो क्या था? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अप्रोच थी।
अब लेकिन देखो कि जब हम यहाँ पर नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया और बदले हुए दृष्टिकोण के लिए ही हमें नीति आयोग की आवश्यकता पड़ी। और सबसे बड़ा कारण था कि योजना आयोग अगर आउटडेटेड हुआ कि कहा भाई पूछते ही नहीं है, अपने हिसाब से नीतियां बना लेता है। तो जब हम इसके दृष्टिकोण की बात करेंगे तब हम देखते हैं कि बेसिकली इसका जो दृष्टिकोण है अब बदल चुका है केंद्र और राज्यों के बीच में। और अब राज्यों से पूछा जाता है, ये एरो आपको ध्यान से लगाना है, ठीक है, कि यहाँ पर कैसे है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ है और यहाँ पर नीचे से ऊपर है। इसको हम कहेंगे आधार से शीर्ष का दृष्टिकोण। आधार से शीर्ष दृष्टिकोण, आधार से शीर्ष दृष्टिकोण, है ना। मतलब नीतियों का प्रवाह इसमें कैसा है, ऊपर से नीचे की ओर हो गया नीतियों का प्रवाह, ठीक है। और यहां पर जब हम नीतियों के प्रवाह की बात करेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर है। बॉटम अप अप्रोच, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप अप्रोच, है ना। ये अप्रोच इसमें बनाई गई। बस इसी अप्रोच के कारण योजना आयोग आउटडेटेड हो गया और नीति आयोग हिट हो गया, ठीक है। तो ये इन दोनों में एक अंतर था। अब देखो, अब अगर हम तर्कों की बात करें कि बेसिकली नीति आयोग के पीछे का जो तर्क है वह क्या है, तर्क के बाद हम देखेंगे कि नीति आयोग और योजना आयोग का जो अंतर है आखिर वह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर नीति आयोग हो गया, है ना, योजना आयोग, नीति आयोग हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, स्थापना की बात हमने कर ली, अब हमें तर्काधार की बात करनी है। मतलब नीति आयोग को स्थापित करने के पीछे कारण क्या रहे, वही तो तर्क हुए ना। नीति आयोग को स्थापित करने के पीछे रीजन क्या रहे, कारण आखिर क्या थे। तो वही कारण जो अब तक हमने स्थापना और बाकी सब में पढ़े कि सबसे पहली बात तो ये थी कि पिछले दशकों से जो बदलाव आया है ना, पिछले 6 दशकों की अगर हम बात करें, लगभग 60 वर्षों का इसमें आंकड़ा लिया गया कि इन 6 दशकों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बहुत तरीके के जो बदलाव है वह हुए। पिछले 6 दशकों में, 6 दशकों मतलब 60 साल, है ना, पिछले 6 दशकों में हुए बदलाव। 50 साल में तो भाई सोसाइटी बदली मानी जाती है ना, कि बदल गई है सोसाइटी, कुछ कुछ तो, सारी नहीं तो कुछ तो बदल गई। ये बदलाव कौन से थे, चाहे हम अब पहले हम डिजिटल गवर्नेंस की बात नहीं कर सकते थे, आज तो कर सकते हैं, है ना। सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, आर्थिक, है ना, राजनीतिक, तो ये बदलाव हुए और हमें इन बदलाव के साथ मेल खाती हुई एक संस्था की आवश्यकता थी। पिछले 6 दशकों में बदलाव हुए और अब इन बदलाव के कारण योजना आयोग जो है वह आउटडेटेड हो गया। तो अब हमें जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई संस्था की आवश्यकता थी। जनता की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं, आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु नई संस्था की आवश्यकता थी और वो नई संस्था आपका योजना आयोग था, ठीक है। सो अब देखो कि बेसिकली इसके जो हमने कुछ सिद्धांतों की बात करनी है ना, कि अब इसने और क्या क्या हम इसमें तर्क बता सकते हैं कि आखिर नीति आयोग जो है वह किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो है कि ये राज्यों की भागीदारी, विकास प्रक्रिया में, नीति प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना, यही तो सहकारी संघवाद है ना। राज्यों की भागीदारी, चाहे विकास हो, विकासात्मक प्रक्रिया व नीति, विकासात्मक व नीति प्रक्रिया में, है ना, राज्यों की भागीदारी चूंकि जरूरी है। और इसी अप्रोच पर वही बात है ना कि ये बॉटम अप अप्रोच, नीचे से लेकर ऊपर की ओर नीतियों का जो प्रवाह है वह कर रहा है। तो सहकारी संघवाद की यहाँ पर बात हो गई, किस आधार पर काम करेगा, सहकारी संघवाद।
सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राज्यों के साथ सहयोग करते हुए ये जो काम है वह कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो जनता की जब हम आवश्यकता और आकांक्षाओं की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस आज सभी चाहते हैं। शासन तो हो बट शासन अच्छा हो, तो हमने उसको क्या कह दिया, गुड गवर्नेंस कह दिया, हमने उसको अच्छा शासन कह दिया, हमने अच्छा शासन को सुशासन कह दिया, अच्छा शासन, या हमने इसको क्या कह दिया, सुशासन कह दिया। ठीक है, सुशासन हेतु हमें नीति आयोग की आवश्यकता थी, जहाँ जनता की भागीदारी हो, लोगों की भागीदारी हो। और इसका एक और अप्रोच है कि एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है। ये सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है, तो चाहे राज्य हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, विभिन्न हितधारक हो जिनकी योजनाओं का प्रभाव जिन पर पड़ना है, वो सभी हितधारक, उन सभी को बेसिकली आपस में जोड़ते हुए, एक ऑपरेशन करते हुए, एक समन्वय करते हुए जो काम है वह करता है। तो राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर ये काम करता है। तो ये कुछ हमने यहाँ पर तर्काधार की जो बात है वह कर ली। ठीक है, अब देखो कि अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएगा क्या, भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत और योजना आयोग के द्वारा सिद्धांत जो है वह किस प्रकार भिन्न है ना। तो थोड़ा सा क्या हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें, तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या बताना है, ये बताना है, योजना आयोग और नीति आयोग, है ना। इसकी मैं कॉपी करके एक इसके नीचे लगा देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अंतर हमें लगाना है। कि यहाँ पर हमने देखा कि दोनों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर एक अप्रोच, एक दृष्टिकोण का फर्क था, और ये जो दृष्टिकोण का फर्क था नीतियों को लेकर, दृष्टिकोण, आप पहले बताइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि भारत में योजनाओं के कार्यान्वयन और देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए कुछ संस्थाओं की आवश्यकता होती है। उसके लिए पहले योजना आयोग था, अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग है। क्योंकि योजना आयोग की दृष्टिकोण जो है उसमें वो आउटडेटेड हो गया था, क्योंकि वह राज्यों से भागीदारी नहीं कर रहा था, अब हमने कर ली। तो यहाँ पर बस आप बताइए कि अगर हम योजना आयोग की बात करेंगे तो योजना आयोग में नीतियों का प्रवाह आदेशात्मक था। नीतियों का प्रवाह कैसा था योजना आयोग में, आदेशात्मक था। ये अंतर ही तो हो गया, आदेशात्मक था, है ना, और टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। कुछ स्टूडेंट्स को रहता है कि क्या वो इतनी इंग्लिश का जो यूज है वह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और वहीं हम इस दृष्टिकोण की जब बात करेंगे तो नीति आयोग में यही दृष्टिकोण आपका अलग हो गया कि अब यहाँ पर नीतियों का प्रवाह कहाँ पर है, अब आदेशात्मक नहीं है, अब सहकारिता के आधार पर, अब सहयोगी संघवाद के आधार पर है। तो नीतियों का प्रवाह बॉटम अप अप्रोच है, आधार से शीर्ष की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, या नीचे से ऊपर की ओर है। मतलब यहाँ पर एक सहकारी संघवाद की भावना, सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है ना, और राज्यों की सहभागिता, राज्यों की भागीदारी पर आधारित है। इस दृष्टिकोण को हमें लिखना है। क्लियर है। तो इस तरीके से और भी कई चीजें हैं, मैं आपको बता देती हूँ, और हमें इसमें जो अंतर है बेसिकली वह क्या क्या लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं योजना आयोग और नीति आयोग के बीच का जो अंतर है, हम उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए, सो एक टेबल बना लो। यहां पर लिख लो, एक तरफ योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, और दूसरी साइड लिख लो नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग। ठीक है, चलो। सो सबसे पहली बात तो आपने दृष्टिकोण का अंतर जान ही लिया है ना, उसको हम नहीं लिखते हैं, लेकिन इन दोनों में दृष्टिकोण के अलावा भी बहुत कुछ अंतर जो है वह है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर अगर इसके गठन की बात कर लें, शुरुआत कर लें कि इसका जो गठन है वह कब हुआ, तो गठन हुआ इसका 1950, मार्च 1950 में। और कैसे गठन हुआ, तो भारत सरकार के आदेश के द्वारा, भारत
सरकार के आदेश द्वारा, और जब आदेश से गठन हुआ तो ना तो संवैधानिक है ना वैधानिक है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक है, या संविधानेतर शब्द भी आता है। गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है। अब देखो सेम यही पॉइंट्स नीति आयोग के बारे में जानते हैं कि ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ। योजना आयोग की इसने जगह ली। तो जहां योजना आयोग जो है, क्या अंतर दिखाई देता है कि ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाया करता था। 5 वर्ष की योजनाएं, 5 ईयर प्लानिंग। अब बीते दिन की बात हो गई, कौन सी योजना अंतिम थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्या करता था ये? 5 ईयर प्लानिंग, 5 साल के लिए योजनाएं बनाना कि सरकार को किन मुद्दों पर, किन जगहों पर ध्यान देना है। 5 ईयर प्लानिंग किया करता था। तो इसने 12 पंचवर्षीय योजना बनाई। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये अंतिम योजना थी। ठीक है। अब योजना आयोग जो है वह क्या करेगा? तो योजना आयोग देखो पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में तो कार्य कर रहा है, योजनाओं को सोचने के लिए, है ना, पॉलिसी थिंक टैंक। और ये नीतियों को थोपता नहीं है, ये आदेशात्मक था। लेकिन योजना आयोग नीतियों को थोपने का कार्य नहीं करता, नीतियों को थोपने का कार्य नहीं है। पूछ के बना रहा ना, थोपना क्या हुआ फिर। और इसके अगर हम एजेंडे की बात करें तो 15 वर्षीय, 7 वर्षीय, 15 वर्षीय और 7 वर्षीय एजेंडे के माध्यम से जो कार्य है वह करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि ये योजनाओं को थोपने का कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन जब हम योजना आयोग का यही दृष्टिकोण देखेंगे तो ये कैसा था? आदेशात्मक दृष्टिकोण था। आदेशात्मक दृष्टिकोण मतलब नीतियों को थोप रहा है, नीतियों को थोपने का कार्य कर रहा था स्टेट्स पर, है ना। अब 1-2 पॉइंट्स और जानो। जैसे कि देखो योजना आयोग के पास धन आवंटन का अधिकार था, मतलब धन योजनाओं के लिए जो पैसा राज्य को देना था वो अधिकार था, लेकिन नीति आयोग ने ये अधिकार अपने पास नहीं रखा है। तो योजना आयोग के पास क्या था? योजनाओं के लिए धन आवंटन का अधिकार था, धन आवंटन का अधिकार था। अब इसने तो थोप रहा था ना। अब लेकिन देखो नीति आयोग ने ये अपने पास नहीं रखा, नीति आयोग के पास धन आवंटन नहीं करता है ये। अब ये नहीं करता तो कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। ये अधिकार वित्त मंत्रालय को दे दिया, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आगे समझ, है ना। चलो कुछ और अंतर भी जानते हैं। जैसे कि ये क्या करता था कि राज्यों को बैठक में शामिल नहीं करता था। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो ये राज्यों को जो नीतियों का निर्धारण करने की बैठकें थी उसमें शामिल नहीं करता था, बैठकों में शामिल नहीं करता था, है ना। साथ ही देखो अगर राज्यों को अपनी बात कहनी हो तो कहाँ तक कह सकते थे? तो राज्यों की भूमिका सीमित थी, एक जगह तक। राज्यों की सीमित पहुंच या सीमित भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद तक बस हुआ करती थी, जो क्रियान्वयन कर रहा है। सीमित भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद तक हुआ करती थी। अब तो राष्ट्रीय विकास परिषद को भंग कर दिया, इसकी शक्तियां नीति आयोग को दे दी गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद तक थी पहुंच, राष्ट्रीय विकास परिषद तक। अब लेकिन देखो नीति आयोग क्या कर रहा है, तो यहां पर राज्यों की सक्रिय भूमिका है,
राज्यों की सक्रिय भूमिका है, ठीक है, अधिक सक्रिय भूमिका राज्यों को निभानी होगी। तो हमने देखा कि इसका मेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही है, तो राज्यों, इसका मतलब ही सहकारिता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। अच्छा देखो, हम इन दोनों के ना, अगर अब संरचना की बात करें कि इनकी जो संरचना थी उसमें क्या अंतर था, तो अब तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बात करें और इसकी बाकी बैठकों की बात करें कि राज्यों के सीएम वगैरह होते हैं, जो यूटीज होती है, यूनियन टेरिटरीज, उन सभी के उपराज्यपाल होते हैं। योजना आयोग में ऐसा कुछ नहीं था, है ना, योजना आयोग में ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर हम राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसमें जैसे उपराज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद से जुड़े हुए थे। कहा राष्ट्रीय विकास परिषद से कौन जुड़ा हुआ था, जो उपराज्यपाल है, बाकी सब है, ठीक है, क्रियान्वयन वाला पार्ट था तो इससे जुड़े हुए थे। लेकिन अगर हम नीतियों के निर्माण की बात करें कि उनको बनाने में जो है वह नीति आयोग किसकी भूमिका, मतलब नीति आयोग में किस किस का सहयोग रहता है, तो जो राज्यों के सीएम है, जो यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, वो सभी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखो कि इसमें योजना आयोग में एक सचिव होता था, योजना आयोग में सचिव होता था, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता था। और अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अभी सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये बेसिकली क्या कर रहा है कि पहले योजना बना रहा है, फिर धन आवंटन के लिए राज्यों से परामर्श कर रहा है, और यहाँ पर नीति निर्माण में नीति आयोग जो है वह नीति निर्माण में राज्यों के साथ परामर्श करके नीतियां जो है वह बना रहा है। तो ये बेसिकली इन दोनों का एक खास अंतर जो है, ठीक है। तो अब अगर प्रश्न आता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपने दृष्टिकोण का अंतर बता दिया है ना, आप दृष्टिकोण का अंतर कुछ इस तरह के डायग्राम से बताएंगे और उसके बाद इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख देंगे कि क्या क्या योजना और नीति आयोग के बीच के अंतर है। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो योजना आयोग, नीति आयोग एक तरह से आपका इनका बीच का अंतर जो है वह खत्म हो गया, है ना। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात हम इसकी संरचना की करेंगे कि आखिर जो संरचना है वह इसकी कैसी है। नीति आयोग की संरचना कैसी है, ठीक है। संरचना का मतलब क्या है कि इसमें अध्यक्ष कितने होंगे, इसमें सदस्य कितने होंगे, इसमें कौन कौन से अधिकारी होंगे, कौन कौन से अधिकारी नहीं होंगे, ये सब इसकी संरचना होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हाँ, इसमें क्या होगा, एक जो है वह चेयरपर्सन होगा, इसमें जो है वह अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा, जैसे कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वह देश का पीएम होता था, है ना, देश का जो प्रधानमंत्री था वही होगा। सो यहाँ पर भी अध्यक्ष जो है वह कौन है, नीति आयोग का प्रधानमंत्री कौन है, अभी मोदी जी है प्रधानमंत्री, ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। इसके अलावा देखो एक गवर्निंग काउंसिल भी होती है, एक गवर्निंग बॉडी जो नीतियों का निर्माण कर रही है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। और इस गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं, जो राज्यों के सीएम हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, और दूसरा जो यूटीज हैं, समझ जाओगे क्या, यूटीज केंद्र लिख देती, जो केंद्र है, केंद्र में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो केंद्र में उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं, रीजनल काउंसिल्स, क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं, ठीक है। और इन क्षेत्रीय परिषद में बेसिकली हम देखेंगे कि जो वहाँ पे सीएम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो क्षेत्र के, वो सभी मिलते हैं, वो सभी इसमें योजनाएं बनाते हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं, अगर हम सदस्यों की बात करें तो देखो सदस्य इसमें 3 तरह के हैं, बेसिकली 4 देख लें कि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कि पूर्णकालिक सदस्य होते हैं,
कुछ सदस्य होते हैं जो कि कुछ समय के लिए होते हैं, अंशकालिक, पार्ट टाइम होते हैं, है ना, रोटेशन के बेस पर आते रहते हैं, अंशकालिक। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिससे जो कि पदेन होते हैं, एक्स ऑफिशियो, पदेन सदस्य, मतलब जैसे कि एक पद पर रहते हुए आप दूसरे के अधिकारी हो गए, पदेन सदस्य होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल आमंत्रित किया जाता है, स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, सीईओ, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, मुख्य, कौन है वर्तमान में बताओ जरा, मुख्य अधिकारी कौन है। और इसके अलावा अगर जरूरी है तो सेक्रेटेरिएट भी होगा, सचिवालय भी होगा। सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। तो ये इसकी एक संरचना होगी, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, संरचना होगी। योजना आयोग की बात करेंगे तो योजना आयोग में क्या होता था, अध्यक्ष होते थे, है ना, लेकिन उसमें अगर हम उसके संगठन की बात करें तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल, उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, जो ये क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका मेन काम क्या होता है। क्षेत्रीय परिषदों का मेन काम होता है कि जो मान लीजिए वो पर्टिकुलर जो भी क्षेत्र है, एक या एक से अधिक राज्य है, उनके बीच के जो विशिष्ट मुद्दे हैं, जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट और चीज़ें हो सकती हैं, जो भी योजनाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी से संबंधित डिसीजन लेना, ये मेन काम होगा, है ना। तो देखो कितना एक प्रॉपर तरीका क्या कि क्षेत्रीय परिषदें भी हैं तो वहाँ से भी योजनाएं पता चल रही हैं, गवर्निंग काउंसिल में और भी जगह के लोग हैं, राज्यों के सीएम्स हैं, तो आपको सभी जगह की जो जानकारियाँ हैं, जो उनसे परामर्श है, वह मिल जाएगा। तभी तो हमने योजना आयोग को एक पॉलिसी थिंक टैंक कहा कि एक सलाहकारी संस्था है जो भारत सरकार को इस बात का सलाह देगी कि हमें कौन सी योजना है, और वो अपने मन से सलाह नहीं दे रही बल्कि सभी राज्यों और सबकी सहभागिता से। यही तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पार्ट हो गया, है ना, यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब देखो हम कुछ उद्देश्य की बात करेंगे कि आखिर इसका जो उद्देश्य है वह क्या है। ये तो संरचना हो गई, ठीक है, ये आपकी संरचना हो गई। चलो इसको हटा देते हैं और अब हम उद्देश्यों पर आते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या है, जैसे कि एक उद्देश्य हो गया राज्यों की सक्रिय भागीदारी, राज्यों की सक्रिय भागीदारी, दूसरा है सक्रिय भागीदारी और सहकारी संघवाद, भी यहाँ पर लिख लो कि एक सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का जो मेन एक भावना है, एक इसके पीछे उद्देश्य है कि एक मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। अगर राज्य मजबूत होंगे, जैसे कि आप सोचो कि कोई परिवार है, परिवार में 5 सदस्य है, 6 सदस्य है, तो वो परिवार स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा जब उसके घर के सभी सदस्य जो है वह स्ट्रॉन्ग होंगे। तो एक एक नागरिक, अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि किसी देश की संपत्ति उसके कुशल, शिक्षित और स्वस्थ स्त्री पुरुष है। मतलब कोई देश कितना तरक्की कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नागरिक कैसे। ऑब्वियस सी बात है, नागरिक तरक्की करेंगे, देश अपने आप थोड़ी तरक्की कर लेगा, कोई जमीन अपने आप तरक्की थोड़ी कर लेगी। तो ह्यूमन को रिसोर्स ही इसलिए कहा गया है। तो नीति आयोग का मेन जो एक उद्देश्य है कि सहकारी संघवाद को हमने अगर अपनाया है तो उसके पीछे उसका जो एक विजन है वह ये है कि एक अगर मजबूत राज्य होगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा, है ना। देश क्या है, राज्यों से मिलकर अगर बनाया है तो डेफिनेटली राज्य। अगर गांधी जी ये कहते थे कि हमारे जो गांव है वह आत्मनिर्भर हो, गांव में जो है वह लोकतंत्र आए, गांव में तो भारत गांव का देश ही तो है कि लाखों गांव हैं, और अगर लाखों गांव हैं तो जब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, उनमें लोकतंत्र आएगा तो देश में लोकतंत्र आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सहकारी संघवाद का अगर हम देखें तो इसके पीछे का विजन क्या है कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। सही भी बात है ना।
अब आप देश को मजबूत कैसे बनाओगे अगर राज्य ही उसके स्ट्रांग नहीं है? निर्माण, मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, सहकारी संघवाद। अब नेक्स्ट देखो कि इसका उद्देश्य है कि गांव के स्तर पर जो नीतियां हैं वह बने। इसका उद्देश्य क्या है कि गांव के स्तर पर नीतियों का निर्माण हो और नीतियां बहुत ही जमीनी स्तर से जुड़ी हुई बने। नीतियां कैसे बने? जमीनी स्तर से जुड़ी हुई जो नीतियां हैं वह बनेंगी। सो ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना, गांवों की भागीदारी करना, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण होगा। है ना? और इससे क्या, इससे बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है कि आपको जमीनी हकीकत पता चलेगी कि आखिर वास्तव में जो प्रॉब्लम है वह क्या है। और मेन ये है इसमें कि इसमें आर्थिक और आर्थिक विकास को राष्ट्र की सुरक्षा के साथ सुनिश्चित करना। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़कर इसमें देखा गया। ठीक है, समाज के सभी वर्गों को जोड़ना, समाज के सभी वर्गों को लाभ हो, समावेशिता की ये बात करता है। समावेशी विकास का मतलब क्या है? सभी लोगों, सभी वर्गों का विकास, वही समावेशी विकास है। तो सभी वर्गों को लाभ। दीर्घकालिक नीतियां बनाना, रणनीतिक रूपरेखा बनाना, ये इसका उद्देश्य है कि हम लॉन्ग टर्म भी बनाएं। 7 वर्षीय 15 वर्षीय बनाता है। तो दीर्घकालिक रणनीतियां, ठीक है, दीर्घकालिक रणनीतियां, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना इसका उद्देश्य होगा। इसके अलावा देखो कि ये बेसिकली एक साझेदारी का काम करेगा। ये साझेदारी किस किस के बीच में होगी? ये साझेदारी होगी राष्ट्रीय स्तर पर, ये साझेदारी होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये साझेदारी होगी विभिन्न हितधारकों के बीच में, राज्य, नागरिकों, सभी क्षेत्र, सभी वर्गों के बीच में ये साझेदारी। इसके अलावा ना केवल साझेदारी बल्कि शोध को भी बढ़ावा देना, है ना, कि अगर हम जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अच्छी तकनीक है, अगर हम उसको सीख लें, जैसे कि अच्छा मैं आपको एक छोटी सी वो बताती हूँ, है ना, कि देखो विभिन्न देशों में या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें क्या किया जाता है कि जितने हम रिलैक्स रहेंगे उतना हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मान लो आप 8 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन आप 8 दिन जो काम कर रहे हैं वो बहुत प्रोडक्टिविटी उसमें नहीं आ रही है, क्योंकि ना ही उसमें आपकी क्रिएटिविटी आ रही है, आप थक गए हैं, बोझ के साथ काम कर रहे हैं। तो दूसरा उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी कर दी। अब सैटरडे संडे जब 2 दिन का ऑफ होता है तो आप देखेंगे कि आप फिर बहुत जोश के साथ जो है वह काम करते हैं, है ना। फिर संडे मंडे, जब आप मंडे ट्यूसडे वैसे 3 दिन, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप 6 दिन का काम उन 3 दिनों में करेंगे तो आप नई चीज़ों को सीखेंगे। केवल जब आप एक ही प्रोसेस काम 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 उसमें रहते हैं ना तो दिमाग भी ठीक से नहीं चलता है। तो वहाँ पर क्या किया कि हमने एक अच्छी चीज़ सीखी, हमने उसको अप्लाई किया अपने देश में। हमने योजनाओं के लेवल पर एक अच्छी चीज़ सीखी कि भाई यूएस में अगर ठीक तरीके से चीज़ें चल रही तो वहाँ पर क्या अपनाया जा रहा है, इंडिया में क्यों नहीं है, हम उसको ठीक करें। तो हम योजनाओं का जो स्तर है ना वो अपने देश से या फिर इन चीज़ों से नापे। ग्राम स्तर पर योजनाओं से हम परामर्श जरूर ले रहे हैं, लेकिन हम उन्हें भी इस बात को सिखा दें कि देखो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ठीक चीज़ें हैं, ठीक योजनाओं का कार्यान्वयन कुछ इस तरीके से होता है, तो हम एक बेस्ट विशेषज्ञों की जो सहायता है वह लेते हैं। तो यहाँ पर धारणीय सतत विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन की भी बात जो है वह की जाती है। धारणीय सतत विकास, धारणीय सतत विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, है ना। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की अगर हम बात करें कि हम नई तकनीकी को, नई प्रौद्योगिकी को हम गवर्निंग में अपनाएं, हम डिजिटल शासन की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ही तो डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसके उद्देश्य होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, मेंस का एक क्वेश्चन तो हम बच्चों देख चुके हैं, है ना। अब एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो। तो यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा, अटल इनोवेशन मिशन। अब देखो इनोवेशन हमने बात की कि प्रौद्योगिकी उन्नयन की बात करता है। अटल इनोवेशन मिशन किसके अंतर्गत जो है वह स्थापित किया गया था, 2019 का प्रश्न है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम रोजगार नीति आयोग या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। डेफिनेटली नीति आयोग के द्वारा ये जो इनोवेशन मिशन है वह स्थापित किया गया था, है ना। मेन अगर हम देखें कि बेसिकली इसका
जो मेन उद्देश्य यही था कि किस तरीके से हमें इनोवेशन करना है चीज़ों को लेकर, ठीक है। अब देखो एक और प्रोग्राम जो कि शुरू किया गया, कुछ ना पिछड़े हुए जिले हुआ करते थे, जो कि पिछड़े इनको कहा जाता था कि उसमें पिछड़ापन बहुत ज़्यादा था। ये पिछड़ापन कई तरीके से हो सकता था, चाहे हम यहाँ पर आर्थिक स्थिति देखें, चाहे हम सामाजिक स्थिति देखें, चाहे हम शैक्षिक स्थिति देखें, तो कई तरीके से एक पिछड़ापन यहाँ पर था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि उन पिछड़े हुए जिलों को पिछड़ा ना कह के आकांक्षी कह दिया, हमने उसको एस्पायरेशन कह दिया, है ना, कि जो एस्पिरेट डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली जिले हैं, वो किस तरीके से। तो हमने एक कार्यक्रम लॉन्च किया, और आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो सामाजिक और आर्थिक संकेतक जो है वो उसमें खराब है ना, सामाजिक और आर्थिक संकेतक, आर्थिक सामाजिक, ठीक है। तो ये जो उसके इंडिकेटर्स ये खराब है, वो कम तरक्की कर रहे थे, तो उनके लिए अब प्रश्न अगर आ गया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, और क्या है ये कार्यक्रम, पिछड़े हुए जिलों को आगे बढ़ाना है, बस आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो पिछड़े हुए जिलों को आगे बढ़ाना है, बस हमने उन्हें पिछड़े हुए की जगह हमने क्या कह दिया, आकांक्षी कह दिया, ठीक है। तो देखो देश में कई आकांक्षी जिले जो है वह चिन्हित किए गए हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि झारखंड की बात करें तो झारखंड में ऐसे जिले 19 हैं। झारखंड में हो सकता है संख्या कुछ 19-20 बदल गई हो, कोई बाहर अंदर हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना, देख लेना। जैसे कि अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में हमने एक जिला इसके अंतर्गत चिन्हित कर लिया, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हमने छत्तीसगढ़ के 10 ऐसे जिलों को चिन्हित कर लिया। जैसे कि हम, है ना, अगर हम देखें आंध्र प्रदेश की, तो हमने आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को इसमें चिन्हित कर लिया। अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ठीक है, मणिपुर हमने, और मिजोरम, तो हमने इन सब जगह के जो मतलब हमने इन सब के एक एक जिलों को ही हमने इस प्रोग्राम में शामिल किया। ओडिशा के हमने 10 जिलों को शामिल किया, ओडिशा के 10 जिलों को शामिल किया, ठीक है। एमपी की बात करेंगे तो एमपी के 8 जिलों को शामिल किया, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र के 4 जिलों को शामिल किया। कर्नाटका के 2 जिलों को शामिल किया, ठीक है। तेलंगाना के 4 जिलों को शामिल किया। तो ये सारे ऐसे जिले थे जो कि पिछड़े हुए थे, हमने उनको चिन्हित किया, उनके विकास के लिए अलग जो योजनाएं हैं वह बनाई। पंजाब के 2 जिलों के लिए हमने काम किया, पंजाब के लिए, हिमाचल का 1, है ना, जम्मू कश्मीर के 2। इस तरीके से हमने सभी पूरे देश में देख लिए कि कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे राज्य के ज़िले हैं जो कि पिछड़ रहे हैं, उन सभी के विकास के लिए हमने योजनाएं बनाई। और उनके लिए अब जैसे कि यूपीएससी मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तरीका क्या हो सकता है कि डायरेक्ट उसने आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया कि ये कार्यक्रम क्या है और इसके क्या क्या उपाय हैं, क्या बेनिफिट है, या मूल्यांकन पूछ ले, है ना, मेंस में पूछ ले कि ये जो प्रोग्राम है वह क्या है, ठीक है, इसके चैलेंजेस क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है और इसके उपाय क्या है निकलने के, या आपसे आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछ ले, तो इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है? प्रीलिम्स में कैसे आते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम नीति आयोग की कुछ और पहलुओं की बात करेंगे कि जैसे कि नीति आयोग क्या कर रहा है कि जैसे कि आप देखो, अब ये सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसने पब्लिश किया, जैसे कि नीति अटल इनोवेशन के बारे में पूछ लिया, है ना। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा था अटल टिंकरिंग लैब के बारे में पूछा हुआ था। अब जैसे कि समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की बात करेंगे, ये भी नीति आयोग जारी करता है। इनोवेशन मिशन से तो प्रश्न आ गया। 7 परियोजना है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, जिला अस्पताल सूचकांक है, स्वास्थ्य सूचकांक है, कृषि विपणन किसान हितैषी सुधार सूचकांक है, भारत नवाचार सूचकांक है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स है, ठीक है, सुशासन सूचकांक है। तो ये ऐसे इंडेक्स हैं जो कि नीति आयोग जारी करता है। एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन इसका सीधा आ सकता है कहीं से भी कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है वे किसके द्वारा दिए जाते हैं, सो ये नीति आयोग के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, अब हम बात करेंगे नीति आयोग के कुछ पिलर्स की। नीति आयोग जो है इसके कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर यह काम करता है। मार्गदर्शक सिद्धांत हम उसको कहेंगे, जैसे कि
देखो यहाँ पर हम इसके कुछ पिलर्स की बात करेंगे, है ना, कि नीति आयोग जो बेस्ड है वो 7 पिलर्स पर है। एक तो है प्रो पीपल, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करना, है ना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये पहला हो गया प्रो पीपल, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे प्रोएक्टिव, सक्रियता इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सक्रियता के साथ जो है वह काम करता है और इसमें ये सिटीजन्स की जो एक नीड है, जो आवश्यकताएं हैं उस पर रिस्पॉन्ड करता है। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन भागीदारी, तो चाहे राज्यों की भागीदारी हो, लोगों की भागीदारी हो, भागीदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, पार्टिसिपेशन। इसके अलावा एम्पावरिंग, जैसे कि अब वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इंडिया इंडेक्स या फिर उस तरह के अवार्ड्स हैं वो दे रहा है, तो एम्पावरिंग किसके लिए, वुमेन्स के लिए, तो महिलाओं के लिए, है ना, वुमेन्स के लिए, महिलाओं हेतु ये काम करेगा सभी एस्पेक्ट, सभी क्षेत्रों से। उसके अलावा इंक्लूजन, देखो समावेशिता बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। समावेशिता हमने देख लिया, सभी क्षेत्रों सभी वर्गों का विकास। सो समावेशिता में क्या आएगा, SC ST माइनॉरिटीज, गरीब, गांव, किसान, सभा के। फिर इक्वालिटी, समानता के लिए, है ना, समानता के लिए, और सभी को क्या है, युवाओं को, यूथ को अवसर देना, अवसर प्रदान करना। और है आपका ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल होता है पारदर्शिता, है ना, तो गवर्नमेंट को विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव बनाना। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल हैं जो कि नीति आयोग की वेबसाइट से ही लिया है मैंने। तो ये बेसिकली इसके कुछ ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, है ना, ये इसके क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जिसके आधार पर ये जो काम है वह करता है। अब देखो, अब मैं आपको इसके कार्यों की जो बात है वह बताती हूँ। अच्छा, योजना आयोग, नीति आयोग के अंतरों की बात हम टेबल बना के कर चुके हैं, इसको डिलीट कर देती हूँ, मेंस का क्वेश्चन ये आप लिख लेना। ठीक है, अब चलो हम नीति आयोग के कार्यों की बात करें। नीति आयोग जो कार्य अपना करता है ना, इसके कार्य करने की ना दो बेसिकली हम देखेंगे कि नीति आयोग के कार्य करने के लिए दो इंपॉर्टेंट हब हैं जो काम करते हैं। ठीक है, अब ये हब जो हैं वह कौन कौन से हैं, फर्स्ट तो है आपका टीम इंडिया, फर्स्ट है आपका क्या, टीम इंडिया हब, और दूसरा है आपका ज्ञान और नवोन्मेष, इनोवेशन, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, है ना। तो बेसिकली नीति आयोग जो काम कर रहा है उसके दो मुख्य केंद्र है, टीम इंडिया, ज्ञान और नवाचार। दो मुख्य केंद्रों के माध्यम से, दो मुख्य केंद्रों के माध्यम से ये काम कर रहा है, टीम इंडिया और ज्ञान व नवाचार। नवोन्मेष कह लो, नवाचार कह लो, वर्ड सेम है। ऐसा नहीं है कि हिंदी के जो शब्द हैं वे सारे सरल हैं, हिंदी भी बड़ी टिपिकल लैंग्वेज है ना। सो ज्ञान व नवाचार हब, ठीक है, इसके माध्यम से कार्य कर रहा है। अब देखो कि यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली टीम इंडिया का मेन काम क्या है, इसका काम है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों के बीच में सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना, इसके लिए मेन काम ये करेगा। और इस ज्ञान व नवाचार का मेन उद्देश्य होगा साझेदारी करना विभिन्न हितधारकों के बीच में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जो मैं आपको अभी बता रही थी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको लागू करना, विभिन्न हितधारकों की आपस में बैठक आयोजित कराना, हितधारकों के बीच में विचार विमर्श, संगोष्ठियां, ये सारा आयोजन इसका करना। तो सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, ये इसका मेन उद्देश्य था। ज्ञान और नवाचार की जब हम बात करेंगे तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, सुशासन, दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है ना, गलत सिलेक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, सुशासन व जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, है ना, प्रथाएं को लागू करना। तो ये दो अपने इन केंद्रों के माध्यम से कार्य करेगा, टीम इंडिया एंड ज्ञान व नवाचार, ये इसका कार्य होगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि 4 शीर्षकों में इसके जो कार्य है उसको बांटा जाता है। एक तो है नीतियाँ और फ्रेमवर्क कार्यक्रम, नीतियाँ व फ्रेमवर्क, नीतियाँ व फ्रेमवर्क कार्यक्रम, मतलब इसके अंतर्गत जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वह किया जा रहा है। ठीक है, तो 4 शीर्षकों की बात
गवर्नमेंट के कई डॉक्यूमेंट्स में की गई है। इसके अलावा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद। अब सहकारिता की तो बात कर ली, प्रतिस्पर्धी संघवाद नया शब्द आ गया। मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करा देती हूँ। ठीक है, तीसरा है आपका इसमें मूल्यांकन करना, है ना, और चौथा है इसमें ज्ञान नवाचार, वही बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना। ठीक है, तो नीति आयोग ने अब तक 3 दस्तावेज, जिसमें कि 3 वर्षीय एजेंडा है, 7 वर्षीय है, ठीक है, और 15 वर्षीय एजेंडा है। तो ये आपको याद रखना है कि नीति आयोग जो काम कर रहा है वे क्या कर रहा है, 3 वर्ष, 7 वर्ष और 15 वर्ष। तो अल्पकाल की भी रणनीति हो गई, दीर्घकाल की भी रणनीति हो गई। ये इसके मेन जो है वह एजेंडा है इसका। पंचवर्षीय योजना नहीं है, पंचवर्षीय योजना तो योजना आयोग बनाता था जो कि 5 साल के लिए थी, है ना, क्लियर है। तो ये हो गया मार्गदर्शक सिद्धांत और कार्यों की हमने बात कर ली। अच्छा, एक बात और देख लो, चूंकि सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात यहाँ पर हुई है, चलो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कथन और कारण, जरा पढ़ो इसको, थोड़ा टाइम दे दूं पढ़ने के लिए आपको। कथन व कारण, पढ़ो जरा। सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित, व्हाट इज क्षैतिज, इस तरीके का संबंध, ठीक है। एक लंबवत होता है, और इस लंबवत का मतलब होता है कि आप आदेश दे रहे हैं, एक उसमें हायरार्की बन गई है ना, कि एक ऊपर है एक नीचे है। ये क्षैतिज मतलब ये बराबरी की बात हो गई। अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेगा। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में स्पष्ट है केंद्र और राज्य में कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, श्रेष्ठ कब माना जाएगा, जब यहाँ पर आपको एक जो लंबवत संबंध है ये देखने को मिलेगा, ऊपर केंद्र है और नीचे जो कि योजना आयोग कर रहा था। ठीक है, अब देखो प्रतिस्पर्धी की बात करें। प्रतिस्पर्धी संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य लंबवत संबंध होते हैं, जबकि सरकारों के मध्य क्षैतिज संबंध होते हैं। राज्य सरकारों के मध्य प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्यों को आपस में और केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। ठीक है, इन दोनों का मतलब आखिर क्या है? तो सहकारी संघवाद तो देखो ये कह रहा है, समझिए इस बात को, कि इसमें केंद्र और राज्य ये इस लेवल पर है। केंद्र व राज्यों के मध्य जो संबंध है वह कौन सा संबंध है? वह क्षैतिज संबंध है। और अगर संबंध क्षैतिज है तो कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं। ठीक है, वही जब हम अगर बात कर ले, ये तो सहकारी है, प्रतिस्पर्धी संघवाद की, तो प्रतिस्पर्धी संघवाद में दो बातें हमें याद रखनी है। पहली बात तो इसमें ये याद रखनी है कि इसमें केंद्र ऊपर है ना, राज्य नीचे है। तो केंद्र व राज्य के मध्य जो संबंध है वह लंबवत है, और इसमें केंद्र जो है वह कैसे है? श्रेष्ठ है, मतलब ज्यादा पावर है। और राज्य और राज्यों के बीच में, ध्यान रखना, राज्य और अन्य राज्यों के बीच में क्षैतिज संबंध होता है। राज्य व अन्य राज्य के बीच में क्षैतिज संबंध होता है। तो ये प्रतिस्पर्धी संघवाद है। आपको पता है प्रतिस्पर्धी संघवाद, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? जब केंद्र सरकार जो है वह अनुदान देने लगा राज्यों को,
दे ही रहा था, लेकिन अब क्या करने लगे कि जो राज्य है बेसिकली अगर वह केंद्र के अनुदानों पर निर्भर हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तब वह केंद्र के ही संदर्भ में, केंद्र को ही ध्यान में रखते हुए अपनी जो नीतियां हैं वह बनाएंगे। और ऐसे में उनमें एक कॉम्पिटिशन आ गया कि कौन केंद्र के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर लेता है। तो एक कॉम्पिटिशन हो गया और वो कॉम्पिटिशन अनुदान प्राप्त करने का था। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद जो है वह क्या करता है, राज्यों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा है कि केंद्र से हम किस तरीके से अनुदान ले सकें, उससे बेस्ट योजनाओं को मैच कर सके। जबकि सहकारी संघवाद या जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये इसका मेन काम क्या होगा कि एक सहयोग, अब यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी चूंकि श्रेष्ठ नहीं है, एक क्षैतिज संबंध बना हुआ है ना, और इसलिए राज्य और केंद्र जो है वह बराबर है, ये बात इसमें कही जाती है। तो ये बेसिकली इन दोनों के बीच का अंतर है। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या कह रहा है, आगे समझ में। तो इस तरह से ये दोनों ही बातें, सहकारी संघवाद के बारे में ये भी सही है, ये भी सही है। अब कोड क्या है, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन की सही व्याख्या भी जो कारण है वह करता है। क्या ये होगा, इसकी व्याख्या कैसे हो रही है, दोनों सही हैं बट दोनों अलग अलग बातें, अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, है ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। सो इसका आंसर बी आएगा कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या जो है वह नहीं कर रहा है। कैसे, अब देखो, अगर इसमें आधा आधा लिखा होता कि सहकारी संघवाद एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध है और एक दूसरे के सहयोग से समस्याओं को हल करते हैं, सहकारी संघवाद इस धारणा को स्पष्ट करता है कि केंद्र और राज्यों में कोई विशेष नहीं। अगर हम इस सेंटेंस को ही ब्रेक करके कथन कारण में लिख देते तब तो ये व्याख्या कर देता, बट यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों की बात की गई है। पहली बात में हमने चर्चा करी है ना, फर्स्ट हमने देखा है इसमें कि यहाँ पे सहकारी है तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धी। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो ऐसे में सही व्याख्या एक दूसरे की कैसे कर सकता है, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है ना। सो सहकारी और प्रतिस्पर्धी क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने कार्य की बात कर ली और सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात हो गई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके देखो मार्गदर्शक सिद्धांत हमारे हो गए कि ये बेसिकली किन किन मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होंगे, कि ये अपने कार्य संपादन के लिए जो मैंने आपको 7 पिलर्स बताए हैं, फिर भी मैं आपको मेन पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, फिर भी मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि अगर हम बात करें कि इसके मार्गदर्शक जो सिद्धांत है वह क्या है। प्रतिस्पर्धी वाले को हटा दो, ठीक है। जैसे कि अंत्योदय, एंड व्हाट इज अंत्योदय, अंत्योदय मतलब गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी विवेकानंद, वो क्या कहते हैं कि जब ऐसा लगे कि आप शिक्षा पाकर घमंड में आ जाए या आपने कुछ अचीव कर लिया, आपके अंदर घमंड आ जाए, तब आप ये सोचना कि आपने उस व्यक्ति के लिए क्या किया जो समाज में सबसे पीछे था, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ था। तो गांधी जी अंत्योदय जैसा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका भी विकास हो। तो यहाँ पर इसके मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या है, अंत्योदय की बात की गई है, अंत्योदय की बात की गई है, ठीक है। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें यह कहा गया है अंत्योदय के साथ साथ सभी वर्गों का विकास, समावेशी, सभी को आपस में समावेश करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। इसमें गांव की बात की गई है, इसमें जनांकीय लाभांश की बात की गई है, जनांकीय लाभांश है ना, इसमें जनांकीय लाभांश की बात की गई। इसमें जन सहभागिता की बात की गई, अभिशासन, सुशासन, अभिशासन व सततता। अगर हम सततता या धारणीय विकास की बात करें, क्या आपको सेम कॉन्सेप्ट दिखाई देते हैं। सततता मतलब हम देखेंगे कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, है ना, पर्यावरण प्लस धारणीय विकास, ऐसा विकास जो आज नहीं कल भी आपको लाभ दे, ऐसा ना हो कल आपको विनाश दे दे। सो पर्यावरण और धारणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट है ये इससे जुड़ता है, ठीक है। अभिशासन यानी अच्छी नीतियों को लागू करना, ये गुड गवर्नेंस वाली बात है। गुड गवर्नेंस, अच्छी नीतियों, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। अगर हम जन सहभागिता की बात करें, ये क्या है, नागरिकों की भागीदारी ही तो है, राज्यों की भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों की
भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इसका एक मार्गदर्शक सिद्धांत है ना। देखो गांव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर गांव का मतलब हम यहाँ पे गांव जो शब्द है वह क्यों रखा गया, यहाँ पे इसलिए रखा गया कि विकास की प्रक्रिया में अगर हम गांव की बात करें, इनको हम कैसे एकीकृत करेंगे, विकास की प्रक्रिया में इनको कैसे शामिल करेंगे, एकीकृत करना, गांव को क्या करना, विकास की प्रक्रिया में एकीकृत करना। और जनांकिकीय लाभांश, अच्छा ये बताओ कि हम और आप एक अच्छे जनांकिकीय लाभांश कब दे सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि हम राष्ट्र के लिए संपत्ति कैसे हैं। अगर कोई बीमार है, अगर कोई अशिक्षित है, वो किसी पर बोझ है, वो संपत्ति होगा, वो लाइबिलिटी होगा, दायित्व होगा, है ना। तो अगर हम देखें कि जनांकिकीय लाभांश आपको किससे मिलेगा, तो जो कौशल पे काम सरकार करेगी उससे मिलेगा। तो देखो जनांकिकीय लाभांश हमें कब मिलेगा, जब लोगों में कौशल होगा, है ना, स्किल होगा, तभी तो स्किल इंडिया की बात की जा रही है। स्किल होगा जब शिक्षा होगी, जब स्वास्थ्य होगा, तो यही सारी तो चीज़ें हैं जो कि हमें जनांकिकीय लाभांश, तो जितना नागरिक बढ़ेंगे उतना ही तो देश बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम अंत्योदय की बात करें, अंत्योदय मतलब जो गरीब हैं, जो हाशियाकरण मार्जिन पर हैं, हाशियाकरण याद है ना, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था, है ना, जो हाशियाकरण है या फिर हाशियाई तबका है, जिनको समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, जिनको कम लाभ मिले हैं, उन सभी को भी शामिल करना, ये अंत्योदय में आएगा। समावेशिता मतलब सभी वर्गों को साथ में जोड़ते हुए वो विकास करना, सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाना, सभी वर्गों को शामिल करना, है ना, सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों का। तो ये इस तरह से चीज़ों को इंक्लूसिव तरीके से, तो अंत्योदय, समावेशी, ग्राम जनांकिकीय लाभांश, जन सहभागिता, अभिशासन, सततता, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिसके आधार पर जो नीति आयोग है वह काम कर रहा है। अब आपका इसमें नेक्स्ट बचा हुआ है सहकारी संघवाद, भी आपका हो गया। अच्छा एक बात और देख लो कि जब हम सहकारी संघवाद की बात कर रहे हैं तो मैं आपको, फिर हम योजना आयोग और इन सब पे आते हैं कि सहकारी संघवाद को योजना आयोग कैसे प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जैसे कि जो प्रधानमंत्री है, जब वह बैठक कर रहे हैं कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ, तब उनके साथ सीएम भी अवेलेबल है, तो राज्य उसमें शामिल हो गए। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के जो मुख्य विषय होंगे उनमें उप मंत्री जो है उनका एक, मुख्यमंत्रियों का एक उप समूह भी बनाया जाएगा। मेन ग्रुप के अलावा अगर हम एक ऐसे ग्रुप की बात करें जो कि और विषयों पर भी सरकार को सलाह देगा, उसके लिए मंत्रियों का ग्रुप भी बनाया जाता है, मुख्यमंत्रियों का। इसके अलावा जो संघ और राज्य के बाकी मंत्री होंगे उनसे नीतिगत परामर्श किया जाता है। इसके अलावा पिछड़े जिलों के विकास के लिए सरकार जो है वह काम कर रही है, कानून बना रही है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए समूह बनाए जाते हैं, विषयों को के निर्धारण के लिए, नीतियों के परामर्श के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक सहकारी संघवाद को जो बढ़ावा है वह दे रहा है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे जो सहकारी संघवाद मेन कॉन्सेप्ट है, मेन उद्देश्य, पहला उद्देश्य जब आएगा तो नीति आयोग के सहकारी संघवाद ही आएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धी की अगर हम बात करेंगे तो प्रतिस्पर्धी के लिए क्या है कि यहाँ पर केंद्र बेसिक नीति आयोग क्या कर रहा है, राज्य और केंद्र दोनों को बेहतर प्रदर्शन के लिए जो काम करने के लिए है वह कार्य करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर एक राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा जो है वह चल रही है कि वह बेस्ट करे, है ना, चाहे वह अनुदान बेस्ड पर हो या फिर किसी भी बेस पर हो। तो वहाँ पर जैसे कि वह किसी तरह के सूचकांक निकाल रहा है, अब उन सूचकांक में देख रहा है कौन सा राज्य जो है वह टॉप पर, तो एक होड़ लगी होती है कि राज्यों के बीच में कि हमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वह करना है। तो अलग अलग उनके साथ सहयोगात्मक दृष्टि है, लेकिन फिर भी वह प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो रहा है कि चलो हम जो है वह बेस्ट करेंगे। और इसी तरीके से चाहे वह जल प्रबंधन सूचकांक की बात हो, चाहे शिक्षा सूचकांक की बात हो, वह क्या कर रहा है, इस तरह की इंडेक्स, इस तरह की रिपोर्ट से प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये प्रतिस्पर्धी, अगर प्रश्न आ जाए कि इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में मुख्य रूप पर सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी जो संघवाद है वह कैसे एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको यही पॉइंट्स बताना है कि सहकारी संघवाद मतलब बैठकों और इन सब में सीएम और बाकी राज्य और ग्रामीण और स्थानीय स्तर का भी समावेश है, उनसे भी पूछा जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ एक प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी बढ़ावा दे रहा है। और ये कैसे दे रहा है कि नीति आयोग क्या कर रहा है कि आकांक्षी जिला प्रदर्शन की बात कर रहा है, जल समग्र सूचकांक की बात कर रहा है, शिक्षा सूचकांक की बात करता है। तो इस तरीके से प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी बढ़ावा मिल गया। तो सहकारी और प्रतिस्पर्धी दोनों बातें हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं योजना आयोग की तरफ। योजना आयोग का वैसे तो बीते दिन की बात होगी, बट थोड़ा सा तो हमें समझना है। हमने जाना था कि बेसिकली जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब होती है, 1950 में। 1950 में स्थापित हुआ
और इसका मेन काम क्या था कि योजनाएं बनाना, और ये योजनाएं कैसे बनाता था? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, है ना, नियोजन का काम करता था। और ये नियोजन जो है वह 5 वर्षों का होता था, पंचवर्षीय योजना बनाता था। हमने सोवियत संघ से ये मॉडल लिया था, पंचवर्षीय योजना वाला, है ना, नियोजन वाला पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1950-51 से शुरू होती है ना। अंतिम की बात करें तो 12 से 17 थी, मतलब इसने अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। अब 12वीं खत्म हो गई, लास्ट हो गई, अब तो नीति आयोग के एजेंडे हैं। तो 12 पंचवर्षीय योजना, और ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये लास्ट थी, ये लास्ट थी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कि अगर हम योजना आयोग की बात करें तो इसके मेन काम क्या था? मेन काम वही था कि आखिर जो देश के रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज क्या करें। जो मानव संसाधन है, हम इस मानव संसाधन का, आर्थिक संसाधनों का, आर्थिक प्लस जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, तो हम इसका क्या बेस्ट यूज कर सकते हैं। बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है वह क्या हो सकता है, इस बात के लिए जो योजना आयोग है वह काम करता था। ये आर्थिक विकास के लिए कुछ प्राथमिकताओं का निर्धारण करता था। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को तो दूसरे में उद्योग को बढ़ावा दिया गया, तो प्राथमिकताओं को तय किया गया कि हमें 5 साल में कहाँ पैसा देना है। आर्थिक विकास हेतु अपनी प्रायोरिटीज, जो प्राथमिकताएं हैं वो निर्धारित करता था। प्राथमिकताओं का निर्धारण, प्राथमिकताओं का निर्धारण, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें किस प्राथमिकता को रखा गया था? क्योंकि सबसे पहले हमें ज़रूरी था कि हम अपने अन्न में आत्मनिर्भर हो जाएं, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हम खाने का जो अनाज इंडोनेशिया और अमेरिका से मंगवाया करते थे, हम अपने भरपेट के लिए अनाज का भी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी था कि देश के लिए क्या ज़रूरी है कि हम क्या करें, सबसे पहले आत्मनिर्भर हो जाए। किस में आत्मनिर्भर हो जाए? हम भोजन में आत्मनिर्भर हो जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता यही थी कि अब हमें जो खर्च करना है वो हम कृषि पे खर्च करेंगे, वो हम सिंचाई पे खर्च करेंगे, वो हम किसानों को बीज देने पे खर्च करेंगे, वो बांध बनाने पे खर्च करेंगे। तो ये सारी बातें जो है वह उसमें संबंधित है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो कि योजनाओं को लागू करते समय मतलब योजनाओं को लागू कर दिया, ऑब्वियस सी बात है कि अब प्रगति का मूल्यांकन करेगा। योजनाओं का मूल्यांकन कहाँ पे हो रहा है? तो ये सब काम चूंकि योजना आयोग खुद ही कर रहा है, तो प्रगति का मूल्यांकन करना, है ना, किस राज्य में क्या, और मतलब उस वक्त तो सारे काम यही कर रहा है। कमियों की बात अगर अभी हम छोड़ दें कि नीति आयोग का इसकी स्थापना इसलिए क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, लेकिन उस वक्त अगर योजनाओं का, ऐसा तो है नहीं कि उस समय में काम नहीं हुआ जब योजना आयोग कर रहा था। हाँ, हम अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए कुछ चीज़ों को ज़रूर बदलते हैं, बट ऐसा नहीं था कि देश चल नहीं रहा था। देश चल रहा था, आर्थिक विकास किया, उस वक्त की अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि योजना आयोग में एक सलाहकार निकाय, एक कार्यपालिका की अगर हम बात करें कि एक सलाहकार निकाय की तरह जो योजना आयोग है, एक स्टाफ एजेंसी की तरह जो काम है वह कर रहा था, लेकिन कार्यपालिका का कोई दायित्व उसके पास नहीं था। कार्यपालिका का दायित्व इसलिए नहीं था क्योंकि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का मेन काम क्या था? अगर हम इस राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें जिसकी स्थापना 1952 में होती है, इसका मेन काम था योजना आयोग द्वारा बनाई नीतियों का क्रियान्वयन। अगर ये क्रियान्वयन कर रहा है, यहाँ पर ये राज्यों के साथ सहयोग स्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे योजना आयोग की तो भूमिका ही नहीं थी।
तो योजना आयोग के पास कार्यपालिका का कोई दायित्व नहीं हुआ करता था, ठीक है। वो सलाह दे रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन मेन इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा कर रहा है, ठीक है। तो योजना आयोग के अगर हम अध्यक्ष की बात करें कि किस तरह की संरचना बाकी सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पर योजना आयोग में जो अध्यक्ष हैं वह कौन हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे जो देश का प्रधानमंत्री होगा, देश के जो प्रधानमंत्री है ना। जैसे कि अगर हम पहले योजना आयोग की बात करें, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना, उस वक्त वही प्रधानमंत्री थे। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो योजना आयोग के अध्यक्ष थे, और जो भी बैठकें हुआ करती थी वही अध्यक्षता करते थे। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष भी होता था, है ना। 4 से 7 पूर्णकालिक कुछ विशेषज्ञ भी होते थे जो सरकार को सलाह मशवरा दिया करते थे। कुछ केंद्रीय मंत्री भी थे जो कि कुछ कम समय के लिए, तो इस तरीके से ये पूरा उसका स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो मेन क्या है कि बेसिकली आयोग में राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व जो है वह नहीं था, है ना, आयोग के अंतर्गत, क्योंकि अगर अंशकालिक या पूर्णकालिक सदस्य भी है तो वह भी केंद्र के हैं, राज्यों का इसमें कुछ नहीं था। लेकिन नीति आयोग और योजना आयोग में यही मेन डिफरेंस आपको देखना है कि योजना आयोग की गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग काउंसिल में भी जो देश के जो राज्य है, राज्यों के सीएम और यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और जो प्रशासक है वह शामिल है, ठीक है। अब देखो कि अगर हम इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, योजना आयोग का जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है, हम इसमें 2-3 लोगों की जो थ्योरी है वह पढ़नी है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग क्या कह रहा है? के संथानम और पीवी राजमन्नार, है ना। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। और दूसरा हमें देखना है के संथानम ने क्या कहा था, और पीवी राजमन्नार, है ना, उनका स्टेटमेंट। के संथानम एंड पीवी राजमन्नार। तो अब पहली चर्चा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की हो जाए, ठीक है। देखो, हमें इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करें कि बेसिकली शुरुआत में जब हमने इसकी स्थापना की, हमने एक सलाहकारी निकाय बना दिया, एक स्टाफ एजेंसी के रूप में ये काम कर रहा है, बट क्रियान्वयन का कोई दायित्व इसके पास नहीं था, है ना। लेकिन बाद में देखो, इसकी अगर हम अनुशंसाओं की बात करें तो केंद्र और राज्यों के विकास में इंपॉर्टेंट योगदान रहा, ठीक है। यहाँ तक पता है, आलोचकों के द्वारा जब आलोचना की गई ना, तो कह दिया कि ये तो एक सुपर कैबिनेट है। आलोचनात्मक रूप से आलोचना जब की गई थी ना, ध्यान रखना, सुपर कैबिनेट ऐसे मत याद कर लेना कि योजना एक सुपर कैबिनेट था। अरे भाई, आलोचना की गई थी कि ये क्या है, एक सुपर कैबिनेट है, एक सुपर कैबिनेट है। तो ये बेसिकली काम किस तरीके से कर रहा था कि एक सलाहकारी निकाय था, एक स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा था, सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। क्रियान्वयन इसका कुछ था नहीं, है ना, राज्य वगैरह इन सब की भूमिका भागीदारी नहीं थी। तो कह दिया एक सुपर कैबिनेट की तरह जो काम है वह कर रहा है, और इसे इकोनॉमिक एंड पैरेलल कैबिनेट भी कहा गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसको कहा गया। तो योजना आयोग की, लेकिन फिर भी हम देखें कि इसकी जो एक प्रभुत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है, कुछ विचार हमारे सामने आते हैं। तो पहला विचार प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने रखा, ठीक है। फर्स्ट एआरसी की जो रिपोर्ट थी, इसमें यह कहा गया कि संविधान के अंतर्गत जो मंत्री हैं, चाहे वह केंद्र के हो या राज्य के हो, अंतिम कार्यपालिका अधिकारी हैं, ठीक है। दुर्भाग्यवश योजना आयोग कुछ अंशों में पैरेलल कैबिनेट यानी समानांतर मंत्रिमंडल, बल्कि कभी कभी सुपर कैबिनेट के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि समटाइम्स ये जो काम कर रहा है वह कैसे कर रहा है, एक सुपर कैबिनेट के रूप में कार्य कर दे रहा है, क्योंकि लोगों की इसमें कोई ऐसी भागीदारी नहीं है। तो एक डोमिनेंस, जो प्रभुत्व जो है वह योजना आयोग का दिखा दिया। अब के संतानम कहते हैं कि योजना ने बेसिकली क्या किया, संघ का स्थान ले लिया है, और हमारा देश अनेक अर्थों में अब एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। तो के संतानम यहाँ पे क्या कह देते हैं कि देश जो है वह एकल प्रणाली की तरफ कर रहा है, राज्यों की भूमिका नहीं है। तो एकल प्रणाली तो कहेंगे ना कि एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। कभी भी योजना, देखो अब जैसे अगर योजना आयोग की कभी भी आलोचना आपको लिखनी हो, ठीक है, तब आपको जरूर लिखना है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संतानम, तीनों का न लिखो, एटलीस्ट एक का लिख दो, आपके आंसर में थोड़ा सा जो वजन है वह आ जाता है, ठीक है। तीसरी बात, पीवी राजमन्नार की हम अगर बात करेंगे तो ये जो हमारा चौथा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे, जो फोर्थ वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे पीवी राजमन्नार, है ना। इनके द्वारा योजना आयोग के बारे में क्या कहा गया, तो इन्होंने कहा कि संघीय राजकोषीय
अंतरणों में योजना आयोग और वित्त आयोग की परस्पर व्यापी प्रकार और उत्तरदायित्व में एक अतिव्याप्ति जो है वह थी, मतलब जबरदस्ती की एक ऐसी भूमिका थी जिसकी शायद जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बात यहाँ पे कही गई। ठीक है, अब लास्ट हमें राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करनी है। तो हमने देखा कि देखो वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में तो ये भंग हो गया। अगर हम एट प्रेजेंट देखें क्या अभी ये काम कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, वर्तमान में भंग है, तो फिर इसकी शक्तियां कहाँ गई, तो इसकी जो शक्तियां हैं नीति आयोग को ट्रांसफर कर दी गई। इसकी शक्तियां नीति आयोग को हस्तांतरित कर दी गई। इसकी शक्तियां नीति आयोग को हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, साथ ही देखो कि अच्छा इसकी लास्ट जो बैठक है वह 27 दिसंबर 2012 को हुई थी, और जब 12वीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देनी थी, क्योंकि 2012 से 2017 तक चली थी, वो इसकी लास्ट बैठक थी। ठीक है, इसके बाद देखो अच्छा अगर हम स्थापना की बात करें 52 में की गई थी। अगर हम इसकी ये देखें कि इसकी प्रकृति क्या थी, जैसे कि नीति आयोग और योजना आयोग की जो प्रकृति वही इसकी प्रकृति भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भारत सरकार की कार्यपालिका की अनुशंसा सिफारिशों या उनके एक मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर ही, आदेश के आधार पर अगर इसका गठन हुआ, तो ना तो संवैधानिक था और ना ही ये वैधानिक था। तो इसकी भूमिका कैसी थी, इसकी प्रकृति थी गैर संवैधानिक। ठीक है, गैर संवैधानिक था। अच्छा देखो कि गठन की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष और प्रमुख कौन हुआ करते थे, तो जो पीएम है ये अध्यक्ष हुआ करते थे, अध्यक्ष व प्रमुख के रूप में पीएम की भूमिका थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी लोग थे, जैसे कि सभी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, है ना। सभी कैबिनेट मंत्री सभी कैबिनेट मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री। अब हमने जाना था कि यहाँ पे राज्यों की जो भूमिका है, ठीक है, वो कहाँ पे सीमित हो जाती थी योजना आयोग के दौरान, यहीं पे राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल थे, योजना आयोग में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। ठीक है, यहाँ पे संघीय क्षेत्रों के जो संघ थे, है ना, अगर हम यूटीज की बात करें तो यहाँ पर यूटीज के जो प्रशासक हैं वह भी शामिल थे, और कुछ यहाँ पर योजना आयोग के सदस्य भी हुआ करते थे। योजना आयोग के, तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर था जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का था। उद्देश्य मेन वही था कि आपको योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों का जो सहयोग है वह मिले। मेन उद्देश्य इसका क्या था कि योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग, योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग स्थापित करना, ये इसका मुख्य था। ठीक है, इसके अलावा योजनाओं को सहायता देने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करना, क्या संसाधन और आवश्यक है, वो सारी चीज़ें ये सब तय करना इसका मेन था। ठीक है, तो सारी चीज़ें जैसे कि सभी भागों का, देश के सभी भागों, सभी राज्यों, सभी क्षेत्रों का विकास हो, उसके लिए संतुलित विकास की जो बात है वह करता था। ठीक है, तो सारे कार्य करना कि योजना जो बनना है उसका क्या आकलन होगा, क्या मूल्यांकन होगा, कैसे लागू किया जाएगा, कहाँ पे रिसोर्सेज है, वो सारे काम करना राष्ट्रीय विकास परिषद का जो काम है वह हुआ करता था। ठीक है, तो चलो देखो मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रही हूँ। यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। ये देखो 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। आर्थिक और सामाजिक योजना भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाए। भारत का संविधान ये कहता है कि पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। देखो अभी मैंने जब शुरुआत में योजना आयोग की बात की कि उसकी स्थापना 1950 में होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक सहयोग कर रहा है। अगर उसका भाग होता तो मैं आपको योजना आयोग के साथ पढ़ा देती कि योजना आयोग के एक भाग के रूप में
ऐसा तो कुछ कहा नहीं ना। तो क्या ये इसका भाग हुआ करता था या फिर नहीं था? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना कौन कौन करता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, केंद्रीय मंत्री, मंडल के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। क्या अभी जो हमने पढ़ा उसमें हमने वित्त आयोग की बात करी है? जब नहीं की तो कैसे शामिल होगा? 1, 3 और 4 है ना, ये शामिल होगा। और अगर हमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि इसके योजना आयोग का ये भाग था तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 2 और 3 हो गया, है ना। बहुत देखो हमने कितनी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, बस इस इन्फॉर्मेशन से आपका जो क्वेश्चन है वह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, आप मूल बात जो है वह इसकी समझ चुके हैं। ठीक है। और तीसरा आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख जो है वह नहीं है? किन किन निकायों का जो उल्लेख है वह संविधान में नहीं किया गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद, किसी का भी उल्लेख संविधान में नहीं दिखाई देता है। अभी हमने राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग की बात तो पहले ही कर ली है ना, क्षेत्रीय परिषदें हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका भी संविधान में उल्लेख आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देखो ये 2013 का प्रश्न था, ये भी 13 का था और ये भी 13 का था। तो अब चूंकि इम्पोर्टेंट था तो यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछ लिए एक ही साल में। ये योजना आयोग की बात हो गई। तो हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा जल्दी से एक बार देख लेते हैं। हमने जाना कि नीति आयोग का जो मेन काम है एक पॉलिसी थिंक टैंक का काम है। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए @मंजू PW UPSC वाला, है ना। तो आज के इस सेशन में हमने बात की कि हमने संवैधानिक गैर संवैधानिक निकायों से शुरुआत की। हमने जाना कि तर्काधार संरचना क्या है, सहकारी, प्रतिस्पर्धा, स्वायत्त, पूर्ववर्ती योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। आप मेंस प्रीलिम्स दोनों का क्वेश्चन इससे निकल जाएगा आपका। 1 जनवरी 2015 हमने देखा कि इसकी स्थापना हुई। मेन एजेंडा इसका सहकारी संघवाद की भावना थी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात थी। हमने जाना कि भारत सरकार ने स्थापित किया था, कब स्थापित किया, गैर संवैधानिक था। ठीक है। हमने मेन अप्रोच की बात की थी, एक की बॉटम टू टॉप है, दूसरे की टॉप टू बॉटम है, किसकी कौन सी अप्रोच, इस बात को भी ध्यान रखना। तर्कों की हमने बात कर ली और यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया कि नीति आयोग और योजना आयोग के द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है उसमें क्या भिन्नता है। तो मेन भिन्नता ये हो गई। उसके अलावा हमने कुछ और इसमें भी जो अंतर है उनको हमने समझा। ठीक है। साथ ही हमने बात की कि योजना आयोग का कंपोजिशन है, जो संरचना है वह क्या होगी। उसके बाद हमने उद्देश्यों की, फिर कुछ PYQs की चर्चा की, जिसमें कि हमने अटल इनोवेशन और आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की बात की। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रमुख पहलुओं की बात की, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आ जाए कि भारत नवाचार सूचकांक जो है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। 7 पिलर्स की बात की है ना। आप कार्य में, उद्देश्य में इन सभी को लिख सकते हैं कि किस आधार पर क्या मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रो पीपल, प्रोएक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, है ना। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सेम क्वेश्चन है। कार्यों की हमने बात की कि 3, 7, 15 वर्षीय एजेंडा होगा। 2 इसमें मेन इसके हब होते हैं, एक टीम इंडिया, एक ज्ञान नवाचार। टीम इंडिया सहकारी संघवाद को लागू करेगा तो ज्ञान नवाचार साझेदारी का काम करेगा, है ना। इसके अलावा हमने सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों को हमने एक क्वेश्चन में भी समझा और यहाँ पे ये भी जाना कि जो प्रतिस्पर्धी होगा उसमें राज्यों के बीच क्षैतिज होगा, केंद्र और राज्य जो है इनके बीच में लंबवत होगा। ठीक है। मार्गदर्शक सिद्धांत की हमने बात की, अंत्योदय, समावेशी, ग्राम जनांकीय, जन सहभागिता, अभिशासन और सततता। योजना आयोग को का मूल्यांकन हमने देखा, कार्य और गठन की बात की। मूल्यांकन में आलोचनात्मक मूल्यांकन में हमने देखा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संथानम और पी विराज मन्नार ने क्या कहा, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के 3 क्वेश्चंस। तो आपके लिए नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशली नीति आयोग की जब आप आगे के देखेंगे कि कोई जो भी सूचकांक है या जो भी रिपोर्ट्स हैं वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है उनका मूल्यांकन आपसे मेंस के लिए भी पूछ लिया जाए। तो ये हमारा आज का क्लास था। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे होंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो कॉन्टिन्यूटी के साथ क्लासेस को देखते रहिए। जो भी आपके सुझाव हैं कॉमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।